V3 न्यूज़ इंडिया खबर, नजरिया और असर के साथ आज विधानसभा का विशेष सत्र रहा। मुद्दा था विश्वास मत हासिल करना। सदन जैसे ही शुरू हुआ, बीजेपी वालों ने हंगामा मचाया। हंगामा होने के बाद स्पीकर ने बीजेपी वालों को बाहर निकाल दिया। आप बैठिए। आते ही ये तरीका ठीक नहीं है विजेंद्र गुप्ता जी, 2 मिनट बैठ जाइए। सबको अपनी बात कहनी होती है विजेंद्र गुप्ता जी, सबको अपनी बात कहनी होती है। सदन इसीलिए बुलाया जाता है कि हर सदस्य अपनी बात रखे, लेकिन आते ही 2 मिनट बैठिए। आप 2 मिनट बैठ जाइए। राजेश गुप्ता जी सेवा विभाग से उत्तर प्राप्त ना होने की समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा, मैं रूलिंग दे रही हूँ, मैं रूलिंग दे रही हूँ, बैठिए। मैं रूलिंग दे रही हूँ, आप 2 मिनट बैठेंगे? रूलिंग दे रही हूँ, बैठिए। तो नहीं मतलब आप इस जिद पर अड़े हैं कि आप बैठेंगे नहीं। अगर मैं आपके ध्यान अगर ध्यान आकर्षण पर मैं रूलिंग देने के लिए कह रही हूँ तो आपको बैठना तो पड़ेगा, आपको सुनना तो पड़ेगा। मैंने आप ही के विषय पर क्या बोला कि मैं रूलिंग दे रही हूँ? मैंने क्या बोला? विधुड़ी जी, मुझे थोड़े आप समझदार लगते हैं। मेरा शब्द क्या था? मेरा शब्द ये कि आपने जो विषय बोला मैं उस पर रूलिंग दे रही हूँ। मेरे खड़े होने के बावजूद आप सब लोग खड़े हैं। क्या ये ठीक आचरण है? क्या ये सदन का आचरण ठीक है कि अगर अध्यक्ष जी अपनी चेयर पर खड़े हैं, आप बैठेंगे नहीं तो मैं खड़ी रहूंगी? अब ये आपको तय करना है। अभी तय आपको करना है कि अगर आपको अपना विचार रखना है तो शांतिपूर्वक बातों को सुनना होगा। आप ही की सुनेंगे। पहले आप ये बंद करिए जो आपने खोलकर अपनी चेयर के सामने लगाया है। शर्मा जी, मेरा आपसे विशेष निवेदन है, इसे बंद कर दीजिए। मैं पहले रूलिंग दे दूं। विजेंद्र गुप्ता जी का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मेरे पास आया है, मुझे उस पर रूलिंग दे लेने दीजिए। उससे पहले आप इसे बंद करिए, आप इसे बंद करिए। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री विजेंद्र गुप्ता जी माननीय सदस्य से नियम 54 के अंतर्गत ध्यान आकर्षण की सूचना प्राप्त हुई है। आज सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विश्वास। आप मुझे सिखाएंगे मुझे सदन कैसे चलाना है? आप चलाएंगे, आप सिखाएंगे, अब आप चलाएंगे, सिखाएंगे, आप सिखाएंगे। आप विदुड़ी जी 2 मिनट बैठिए। नहीं, आप अपने आप इनको कुछ सिखाकर नहीं लाते, कुछ बताते नहीं। आप इस सदन के सबसे सीनियर सदस्य हैं, लेकिन अगर मैं रूलिंग दे रही हूँ उसी के बाद विषय पढ़ा जाएगा, उसी के बाद विषय पढ़ा जाएगा ना। आप पहले मेरा आग्रह तो स्वीकार करें। आप पहले चेयर का आग्रह स्वीकार करेंगे। आप बोलने नहीं दे रहे, आप बात पढ़ने नहीं। जब मैं कंप्लीट कर तो लूं, पढ़ने तो दीजिए। अब चेयर सदन को कैसे चलाएगी, चेयर को कैसे कार्य करना, अगर ये भी आप तय करेंगे तो फिर तो चलिए सदन। तो आपके आग्रह को स्वीकार करते हुए रूलिंग दी जा रही है। आपके आग्रह, आपके प्रार्थना को स्वीकार करना या स्वीकार करना, आपके आग्रह को स्वीकार करना ना करने पर ही मैं कुछ बात बोल रही हूँ। थोड़े अच्छे श्रोता भी बनिए। वक्ता तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे श्रोता बनने का भी थोड़ा दम भरिए। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री विजेंद्र गुप्ता और अजय महावर जी माननीय सदस्यों से नियम 54 के अंतर्गत ध्यान आकर्षण तथा श्री मोहन सिंह बिष्ट जी और श्री अभय वर्मा जी से नियम 55 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आज सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा और इस प्रस्ताव पर चर्चा भी की जाएगी। माननीय सदस्य चर्चा के दौरान अपनी बात रख सकते हैं, इसलिए मैं इन सूचनाओं को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। धन्यवाद।
आप लोग सदन नहीं चलने देंगे, कोई बात नहीं। ये वेल में आने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? आपको वेल में आने की जरूरत क्या पड़ गई? मार्शल्स, वेल में आने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। वेल में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ जाती है। सभी को पूरा दिन के लिए बाहर, सभी विपक्ष के साथियों को पूरा दिन के लिए बाहर, सभी विपक्ष के साथियों को पूरा दिन के लिए बाहर। मार्शल सभी विपक्ष के साथियों को पूरा दिन के लिए बाहर करेंगे। सभी विपक्ष के साथियों को पूरा दिन के लिए बाहर। और उसके बाद मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। अब श्री अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। यह सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़े दुख की बात है कि आज इतना अहम विषय कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर इस सदन में चर्चा होनी है और विपक्ष का इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया, वो चर्चा करना ही नहीं चाहते, वो डिस्कशन करना ही नहीं चाहते, वो केवल सदन की कार्रवाई को डिसरप्ट करना चाहते हैं, वो केवल ड्रामेबाजी करना चाहते हैं। जिस तरह से अभी हम लोगों ने पूरे, मुझे लगता है टीवी चैनलों पे लाइव चल रहा होगा, लोग देखेंगे कि कैसे लोगों को वोट दे दिया हमने। ये क्या करते हैं सदन के अंदर बैठ के, चर्चा ही नहीं करते ये लोग, बात ही नहीं करते ये लोग, नौटंकी करते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि इतने गंभीर विषय वाले दिन भी इन लोगों ने इस तरह की गंदी राजनीति और छोटी राजनीति करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में लोग महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों के घर के खर्चे नहीं चल रहे, लोगों को कई लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जो कि एक टाइम की उन्होंने सब्जी लेनी बंद कर दी, नमक से रोटी खा लेते हैं। कई लोगों ने दूध कम कर दिया। पूरे देश के अंदर आज महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। लेकिन जब लोगों से पूछो, कुछ लोगों को ये लगता है, जब लोगों से पूछो कहते हैं जी अपने आप हो रही है महंगाई, अपने आप हो रही है महंगाई। महंगाई अपने आप नहीं हो रही, महंगाई इन लोगों ने कर रखी है। इतना टैक्स लगा दिया पिछले 5-7 साल में, इतना टैक्स लगा दिया, हर चीज़ में इतना टैक्स लगा दिया इन लोगों ने जिसका कोई अंत नहीं है। इन्होंने दही पे टैक्स लगा दिया। 75 साल में आज तक अभी दही, लस्सी, छाछ, शहद, गेहूं, चावल, इन चीज़ों पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। 75 साल में कभी नहीं लगा था। 75 साल तो छोड़ो, अंग्रेजों ने भी कभी नहीं लगाया था। खाने पीने की चीज़ों पे तो अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था, इन लोगों ने टैक्स लगा दिया। इस वजह से चीज़ें महंगी हो रही है, इतना इन्होंने टैक्स लगा दिया। अगर आज ये लोग टैक्स कम कर दें ये सारा, तो एकदम से महंगाई देश के अंदर खत्म हो जाएगी। गुजरात के मेरे दोस्त बता रहे थे, और तो छोड़ो, इन्होंने गरबा जो डांस है, गुजरात की जो संस्कृति है, पूरी दुनिया के अंदर गरबा डांस के नाम से गुजरात जाना जाता है। गरबा डांस के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। नवरात्रे के टाइम पे लोग जब देवी की पूजा करते वक्त देवी के सामने गरबा डांस करते हैं, उस पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। उसको भी नहीं छोड़ा, देवी को भी नहीं छोड़ा, इन लोगों ने गरबा डांस को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो इतना टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पे टैक्स के रेट बढ़ा दिए, नई नई चीज़ों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो लोगों के खाने पीने की चीज़ें उस पर टैक्स। इस वजह से महंगाई हो रही है। जो जनता को गलत फहमी है कि हमारी महंगाई अपने आप हो रही है, अपने आप नहीं हो रही। इन लोगों ने अनाप शनाप टैक्स लगाया, इस वजह से महंगाई हो रही है। एक प्रश्न ये उठता है कि इतना टैक्स लगा दिया तो लाखों करोड़ों अरब खरब रुपए इनके पास आ रहे हैं, खरबों रुपए, अरबों रुपए, ये पैसा जा कहां रहा है, ये सोचने की बात है। इनके कुछ चंद अरबपति दोस्त हैं,
उन अरबपति दोस्तों ने, वो अरबपति नहीं खरबपति दोस्त हैं इनके, उन्होंने बैंकों से कर्जे लिए। किसी ने 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, किसी ने 10,000 करोड़ का कर्जा लिया, किसी ने 15,000 करोड़ का कर्जा लिया, किसी ने 5,000 करोड़ का कर्जा लिया। इन्होंने कर्जे लिए बैंकों से, इनके दोस्तों ने। कर्जे लेने के बाद इनकी दोस्तों की नीयत खराब हो गई। उन्होंने सोचा कुछ भी कर करा के अब ये कर्जे रफा दफा कराओ ताकि देने ना पड़े। ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है देने को, कर्जा वापस करने के लिए इनके पास पैसे हैं, इनके पास संपत्ति है, अभी भी अरबपति खरबपति हैं ये सारे, लेकिन इनकी नीयत खराब हो गई। इन्होंने जाके इनको बोला, सारे अरबपति दोस्तों ने इनके, कि हमारे बैंकों के कर्जे माफ करा दो। और इन्होंने एक एक करके बैंकों के कर्जे माफ कराने, इनके सबके दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए इन्होंने। ये मैं नहीं कह रहा, अभी थोड़े दिन पहले जब संसद का सत्र खत्म हुआ, संसद के अंदर केंद्र सरकार ने खुद ये बयान दिया है कि पिछले 5 साल में हमने अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ करे हैं। 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे। किसी के 7,000 करोड़ माफ कर दिए, किसी के 10,000 करोड़ माफ कर दिए, किसी के 15,000 करोड़ माफ कर दिए। किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक किसान ने बेचारे ने 50,000 रुपए का कर्जा ले रखा है, उसकी जमीन कुर्की कर देते हैं ये, उसका कर्जा माफ नहीं करते। एक बेचारा स्टूडेंट पैसे लेके कर्जे लेके अपनी डिग्री करता, उसके कर्जे माफ नहीं करते, उसके पिताजी की जमीन कुर्की कर देते हैं। एक बेचारा, किसी ने मिडिल क्लास का आदमी है, उसने एक गाड़ी खरीद ली कर्जा लेके, अगर वो एक इंस्टॉलमेंट नहीं देता ये गाड़ी जब्त करने आ जाते हैं। अगर एक मिडिल क्लास वाले ने घर खरीद लिया, लोन लेके, अगर वो एक इंस्टॉलमेंट नहीं देता उसका घर जब्त कर लेते हैं। उनको नहीं छोड़ते, बेचारे मिडिल क्लास वाले को नहीं छोड़ते, स्टूडेंट को नहीं छोड़ते, किसान को नहीं छोड़ते। इन्होंने अपने दोस्तों के, अरबपति खरबपति दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। क्या होता है इनके यहां, कोई एक दोस्त आया, बोला जी मेरे 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दो। ये मंत्री को बुलाते हैं, हाँ भाई दही पे टैक्स लगा दे। फिर दही पे जितना टैक्स आता है उससे एक दोस्त के कर्जे माफ। फिर दूसरा दोस्त आता है, मेरे जी 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दो। फिर कहते हैं हाँ भाई छाछ पे टैक्स लगा दे। फिर वो छाछ से जितना पैसा आता है उससे दूसरे दोस्त के कर्जे माफ। ये ठीक है क्या? ये तो बिल्कुल गलत है। आज अगर ये लोग अपने दोस्तों के कर्जे जितने माफ करें वो रिकवर कर लें, इस देश से महंगाई दूर हो सकती है। एक अंग्रेज थे, अंग्रेज हमारे देश से, आपने पिक्चरें देखी होगी, वो कौन सी वाली थी, लगान, और भी इस तरह की कई पिक्चरें आई जिसमें मार मार के, कोड़े मार मार के लगान ले रहे हैं लोगों से। वो लगान लेते थे, अत्याचार करते थे, और वो लगान लेके, टैक्स लेके हमारे देश पे खर्च नहीं करते थे, वो सारा पैसा इंग्लैंड ले जाते थे। और अब उनके बाद ये अंग्रेज आए हैं, ये भी खूब खून चूस रहे हैं जनता का, खूब टैक्स ले रहे हैं, हर चीज पे टैक्स ले रहे हैं। वो टैक्स आपके ऊपर खर्च नहीं कर रहे, आपके स्कूल नहीं बना रहे, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए अस्पताल नहीं बना रहे, आपके लिए बिजली नहीं कर रहे, आपके लिए सड़कें नहीं बना रहे। आपसे टैक्स ले लेके ये सारा पैसा अपने अरबपति दोस्तों के जेब में डाल रहे हैं। इसलिए महंगाई हो रही है कि मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे? पेट्रोल और डीजल क्यों महंगा हो रहा है? कभी सोचा हमने? रोज पूरी दुनिया में हम देखते हैं, पूरी दुनिया में तेल के दाम गिरते हैं और हमारे देश में दाम बढ़ते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जहां पे भारत से कहीं ज्यादा सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है, हमारे यहां महंगा क्यों मिल रहा है? पेट्रोल और डीजल पे अनाप शनाप टैक्स लगा रखा है इन लोगों ने, इतना टैक्स लगा रखा है। ये पैसा कहां जाता है? ये पैसा जाता है ऑपरेशन लोटस पे। ये क्या है ऑपरेशन लोटस? ऑपरेशन लोटस है, अलग अलग राज्यों के अंदर ये लोग एमएलएज को डरा के, एमएलएज को खरीद के, और उससे ये लोग सरकारें गिराते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। खूब पैसा देते हैं। दिल्ली के अंदर तो हम बर्दाश्त कर चुके हैं, दिल्ली के अंदर तो हम खुद भुक्तभोगी हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने हमारे एमएलएज को 20-20 करोड़ रुपए के अंदर हमारे एमएलएज को इन्होंने खरीदने की कोशिश की। कम से कम 12 एमएलएज ने आके मेरे को बताया कि 20-20 करोड़ रुपए कह रहे हैं, 20-20 करोड़ रुपए ले लो और आम आदमी छोड़ दो और बीजेपी में आ जाओ और
इनका टारगेट था 40 एमएलए लेने का। 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस है। लेकिन दिल्ली के ये सारे एमएलए ईमानदार हैं, इनको पैसे का लालच नहीं है, इसलिए कोई नहीं बिका। दिल्ली में इनका ऑपरेशन लोटस इनका फेल हो गया। लेकिन इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, इन्होंने कर्नाटक की सरकार गिरा दी, इन्होंने मेघालय की सरकार गिरा दी, इन्होंने गोवा की सरकार गिरा दी, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, बिहार की, असम की सरकार गिरा दी, और वे कुछ दिन में झारखंड की सरकार गिराने वाले हैं। कैसे गिराई ये सरकारें? हमने सुना है कि कई जगहों पे तो इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए दिए हैं एक एक एमएलए को, पर दिल्ली में ये 20-20 करोड़ दे रहे थे। 20 करोड़ ही मान लेते, चलो एक एमएलए को इन्होंने 20-20 करोड़ में खरीदा, तो 277 एमएलए खरीदे हैं इन्होंने अभी तक पिछले 5-7 साल में। 277 एमएलए दूसरी पार्टियों के, 277 एमएलए 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से 5,540 करोड़ रुपए हो गए। और 800 करोड़ रुपए दिल्ली के, तो 6300 करोड़ रुपए, 6300 करोड़ रुपए इन्होंने ऑपरेशन लोटस पे सरकारें गिराने में, एमएलए खरीदने में खर्च किए हैं। इसलिए आपका पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है। अगली बार जब आपका पेट्रोल और डीजल महंगा हो, समझ जाना किसी देश के अंदर किसी राज्य की सरकार गिरने वाली है। अगर कहीं किसी राज्य की सरकार गिरे तो समझ लेना कि पेट्रोल और डीजल का जो आपका दाम दे के आते हो, भरवाने जाते हो लाइनों में खड़े होकर पैसे, वो सारा पैसा वो एमएलए खरीदने में गया। जहां भी सरकार, अब झारखंड की सरकार गिरेगी, देख लेना आने वाले अगले 15-20 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ जाए तो। और वो दाम बढ़ेंगे किस लिए? झारखंड के एमएलए खरीदने के लिए, दिल्ली के एमएलए खरीदने के लिए। ये सीधा सीधा लिंक है जो आज लोगों को समझ में आने लगा है। आजादी के 75 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई सरकार है तो मौजूदा सरकार है केंद्र के अंदर। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक कभी नहीं आई। जिस तरह से ये लोग 10 लाख करोड़ रुपए इनके दोस्त खा गए, 6300 करोड़ रुपए से इन्होंने एमएलए खरीदे, और लाल किले पे खड़े होकर कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे बेवकूफ बना रहे हो इस देश के लोगों को। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे कौन मानेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ? पूरे सरेआम बाजार के ऊपर, बाजार में तुम एमएलए खरीदते फिर रहे हो और कह रहे हो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। गरीबों की जेब से हाय लगेगी तुमको। एक गरीब के बच्चे का दूध काट के तुम अपने एमएलए खरीदते हो। एक गरीब के बच्चे की रोटी काट के उसकी गेहूं के ऊपर, उसके आटे के ऊपर टैक्स लगा दिया, उससे तुम अपने अरबपति दोस्तों के खजाने भरते हो। हाय लगेगी तुम्हें गरीबों की। अगर आज ये एमएलए खरीदना बंद कर दें, आज ये अरबपति दोस्तों के कर्ज करना माफ कर दें, मैं दावे के साथ कहता हूं देश से महंगाई खत्म ना हो जाए तो देश से तुरंत महंगाई खत्म हो जाएगी। अभी हम देख रहे थे इन्होंने नौटंकी करी पिछले 15-20 दिन में। शराब में पैसा खा लिया, शराब में पैसा खा लिया, शराब में पैसा खा लिया। हम 10 बार पूछ लिए भाई रेड मारी थी, रेड में क्या निकला? ढीला नहीं निकला, रेड में कुछ नहीं निकला इनका। अब आज से ऊपर से ऑर्डर आया भाई अब शराब पे बात नहीं करनी। अब कह रहे हैं नए क्लासरूम क्यों बनाए, टॉयलेट क्यों बनाए। मैं देख रहा था, कहते जी इन्होंने टॉयलेट ज़्यादा बना दिए। हाँ जी बना दिए। हमारी बच्चियाँ जो हैं उनको अगर टॉयलेट जाना हो, अगर हमने ज़्यादा टॉयलेट बना दिए, क्या गलत करा? तुम लोगों ने अपने स्कूल पूरे जहां जहां इनकी सरकारें, इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है सरकारी स्कूलों का। हमने अच्छे स्कूल बना दिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, क्या गलत करा? कह रहे स्कूल ज्यादा बना दिए। तो अब शराब बंद, अब शराब खत्म, शराब का जो केस था खत्म, सीबीआई की जांच खत्म। गिरफ्तार तो अभी भी करेंगे ये, क्योंकि इज्जत की बात है, दिखाना तो पड़ेगा, वे गिरफ्तार तो करेंगे। लेकिन केस में कुछ नहीं बचा, केस में कुछ नहीं निकला, जीरो, सब जीरो निकला, कुछ नहीं निकला। अब ये इनका नया शगुफा शुरू हो गया। आज ही जो विश्वास मत हम लेके आए हैं, मेरे को कुछ लोग पूछ रहे थे विश्वास मत की क्या जरूरत है? जी जरूरत है, ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक एमएलए, एक एक मंत्री कट्टर ईमानदार है। ये दिखाने के लिए कि मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, गोवा में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया,
कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, लेकिन दिल्ली में आके टाइटा फिस हो गया। इन्होंने पूरी कोशिश करी 20-20 करोड़ रुपए के अंदर हमारे एमएलए खरीदने की। कॉन्फिडेंस मोशन से हम ये साबित करेंगे दिल्ली की जनता को कि एक भी एमएलए नहीं बिका, कोई नहीं बिका, एक भी नहीं बिका। एक भी खरीद के दिखा दो हम मान जाएंगे। आज मैं चैलेंज करता हूं इस सदन के, एक भी खरीद के दिखा दो तो हम मान जाएंगे। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करता है। सदन में उस समय गर्मागर्मी हो गई, उस समय माहौल गर्म हो गया जब विधायक दुर्गेश पाठक ने एलजी पर एक इल्ज़ाम लगाया। वो इल्ज़ाम था कि उन्होंने खादी ग्रामोद्योग के समय कुछ हेरा फेरी हुई थी, कुछ नोटों का कन्वर्जन हुआ था। दुर्गेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आज मैं देश के सामने 1400 करोड़ रुपए के सोमनाथ एक जी, बहुत बड़े घोटाले का खुलासा करने जा रहा हूं। ये घोटाला हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे हुआ। ये घोटाला उनके प्रतीक चिन्ह खादी के नाम पे हुआ और बड़े दुख और शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि ये घोटाला किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय विनय कुमार सक्सेना जी ने किया, जब वो खादी के चेयरमैन थे। आप विषय पर 3 दिन बोले पहले दुर्गेश जी। 3 दिन पहले मेरे पास एक फाइल आई। ये फाइल पढ़ने के बाद मैं दंग हो गया कि किस तरह से नोटबंदी के दौरान जब सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लाखों लोगों के बिजनेस तबाह हो गए, लोग भूखे थे, अन्न के लिए तरस रहे थे। उस समय हमारे एलजी साहब 1400 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त थे। जब लोग अपने पड़ोसी के घरों में जा जाके कह रहे थे जी कि खाना नहीं है, जब पूरा देश निकल गया था, राशन की बोरियां बांट रहा था एक एक घर में जाके, उस समय विनय कुमार सक्सेना जी 1400 करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे थे इस देश के अंदर। यह घोटाला बहुत शानदार तरीके से चल रहा था, पता भी नहीं चलता किसी को कि ऐसा कोई घोटाला भी चल रहा है। लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से उन 2 कैशियर संजीव कुमार जी और प्रदीप यादव का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सलाम करता हूं, जिन्होंने अपने जान पर खेलकर, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी कि यह घोटाला किसी भी तरह से देश के सामने आना चाहिए। जांच हुई। आज मैं उनका स्टेटमेंट, जो जांच के दौरान उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैं आपके सामने वो स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूं। संजीव कुमार जी, जो कि खादी ग्रामोद्योग के जो बिक्री केंद्र है उसके हेड कैशियर थे, उनका स्टेटमेंट मैं पढ़ने जा रहा हूं। यह मामला 8 तारीख को, जब 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो पुराने नोट थे 500 और 1000 नोट के जब बंद कर दिए, उसके बाद 8 तारीख के बाद जो पुराने करप्ट, जो एक तरीके से ब्लैक मनी थी, जो उसको वाइट करने का जो सिलसिला खादी ग्रामोद्योग के अंदर चला, उसके बारे में है पूरी तरह से। हेड कैशियर संजीव कुमार जी अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि मैंने 500 और 1000 रुपए का पुराना नोट भवन प्रबंधक के कहने पर स्वीकार किया। अगर बैंक नोट ले रहा है तो जमा कराएं,
ये चेयरमैन जी का आदेश है। चेयरमैन कौन थे? विनय कुमार सक्सेना साहब। चेयरमैन कौन थे? आगे फिर कहते हैं मैंने प्रबंधक महोदय को मना किया। प्रबंधक महोदय ने मुझसे कहा कि ऊपर से चेयरमैन साहब का दबाव है, अगर नहीं किया तो चेयरमैन साहब नाराज हो जाएंगे। अतः इस बात में मैं काफी डर गया, क्योंकि नोटबंदी से 5 दिन पहले ही चेयरमैन साहब ने भवन के 2 स्टाफ का ट्रांसफर गोवा और जयपुर कर दिया। अतः मैंने मजबूरी में ये काम किया, जिसकी जानकारी भवन के अधिकतर स्टाफ को पहले से थी। इस कार्य के लिए प्रतिदिन प्रबंधक बिक्री कक्ष में अजय गुप्ता जी मुझे भवन प्रबंधक कक्ष में बुलाते, पुराने 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए देते और कहते कि आप प्रतिदिन अजय गुप्ता जी को नोट बदल के दे दिया करो। जो भी मैंने अनुचित कार्य किया वो प्रबंधक श्री ए.के. गर्ग के दबाव में किया और इसकी पूरी जिम्मेदारी ए.के. गर्ग जी की है। मैं यह शपथ पूर्वक कहता हूं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं बड़े दुखी मन से बैंक में कैश जमा कराता था और मेरे करीब 7 दिन के अवकाश के बाद दूसरे जो प्रदीप यादव एलडीसी को मेरी अनुपस्थिति में हेड कैशियर के रूप में काम करते थे। सही बात तो यह है कि मैं अपने ट्रांसफर से बहुत डर गया था। यह कार्य इसलिए किया क्योंकि कुछ दिन पहले भवन के स्टाफ की मृत्यु दिल्ली से बाहर जाने पे हो गई थी। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, पूरा दोष भवन प्रबंधक और अजय गुप्ता जी का है। भवन प्रबंधक जो है ए.के. गर्ग साहब है, गुप्ता जी जो है फ्लोर मैनेजर हैं। ये इनका स्टेटमेंट है। जब इन्होंने देखा किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, इन्होंने छुट्टी ले ली। छुट्टी लेने के बाद इनके जूनियर प्रदीप कुमार यादव जी थे, उनको बनाया गया हेड कैशियर। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। नोटबंदी 8 तारीख को हो गई। 9/11/2016 के बाद हमने ग्राहक से कोई पुराने नोट नहीं लिए। जो भी नोट जमा हुए काउंटर कैशियर द्वारा जमा किए गए, नए नोट हेड कैशियर के पास जाते थे। इसके बाद वह नोट श्री ए.के. गर्ग साहब के आदेशानुसार, ए.के. गर्ग कौन है? प्रबंधक साहब। 1 मिनट। ए.के. गर्ग साहब के आदेशानुसार अजय कुमार गुप्ता जो फ्लोर मैनेजर थे, उनके हेड कैबिन में मुझे बुलाया जाता था, वहां नोट बदला जाता था और नोट बदल के पुराने नोट मुझे दिए जाते थे और कहते थे बदल के इसमें लेके आ जाना। उसके बाद नोट को कैशियर बैंक में जमा कराते थे। श्रीमान प्रबंधक ए.के. गर्ग ने हेड कैश पर काम करने के 1 दिन पहले शाम को अपने कैबिन में बुलाकर हमें नोट बदलने के लिए कहा। हमने कहा सर इससे परेशानी ना हो जाए, तो उन्होंने कहा कि ये चेयरमैन साहब का है। किसका है? चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब कौन है? जो अभी एलजीएल है, विनय कुमार सक्सेना जी। बोले वो उनका है, चिंता की कोई बात नहीं, हम हैं, सब कुछ देख लेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा ये कार्य कैशियर को प्रेशर देके कराया गया। गर्ग साहब ने ये भी कहा ये पहले से भी हो रहा है और बहुत सारी जगहों पे भी हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर नहीं, जैसा कह रहे हैं वैसा कर लो, अगर नहीं करोगे तो फिर। ये दोनों कैशियर का स्टेटमेंट है। एक ब्रांच के ये दोनों कैशियर हैं और इन्होंने बताया कि नोटबंदी के बाद हमारे ब्रांच से लगभग 22 लाख रुपए हेर फेर की गई। पुराने नोट को बदलकर नए नोट बदले गए और इस तरह से पूरे देश में लगभग 7000 ब्रांचेज हैं खादी ग्रामोद्योग की। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1400 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार है ये। साथियों, ये बेचारे ये दोनों बहुत डर गए, लेकिन बड़े छोटे लोग थे, बड़े गरीब लोग थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने देश के हर फोरम में इसकी शिकायत की कि हमसे ये गलत काम कराया जा रहा है। जांच हुई और इस देश का दुर्भाग्य, इन लोगों का दुर्भाग्य, हम लोगों का दुर्भाग्य कि उस जांच की अध्यक्षता किसने की? जिनके ऊपर आरोप था, उन्होंने अध्यक्षता की। और साथ ही साथ इन दोनों कैशियर को सस्पेंड कर दिया। और जो दोनों ऑफिसर गर्ग और गुप्ता जो इनके इशारे पे काम करते थे,
उनका प्रमोशन कर दिया, एक को तो राजस्थान, पूरा का पूरा राजस्थान दे दिया उनको। ये 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। सारा का सारा मामला लीपापोती कर दी गई। सीबीआई में भी मामला दर्ज किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई में इनका नाम तक नहीं लिखा गया। सीबीआई ने ना कोई रेड की, ना कोई पूछताछ की इनसे, सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। इतना बड़ा घोटाला हुआ लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। जिन लोगों ने इस घोटाले को एक्सपोज किया उन बेचारों को ही सस्पेंड कर दिया गया। साथियों, हमने महाभारत की भी कहानियां सुनी है, हमने रामायण की भी कहानी सुनी है। इस कहानी में क्या है? कहानी में एक ही चीज है, सच्चाई कभी नहीं हारती। लेकिन ऐसा लगता है इस मामले में सच्चाई हार रही है। वो दोनों कैशियर आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो दोनों कैशियर भाग रहे हैं कि कहीं उनकी हत्या ना हो जाए। वो दोनों कैशियर एक रात कहीं भी नहीं रहते, कहीं इधर भागते हैं, कहीं उधर भागते हैं, कहीं इधर भागते हैं, कहीं उधर भागते हैं। ये हाल कर दिया उन्होंने। मैं इस सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि सीबीआई के एप्लीकेशन में, सीबीआई के एफआईआर में विनय कुमार सक्सेना जी का नाम डाला जाए। सहमत है कि नहीं सहमत है आप? इनके खिलाफ रेड होनी चाहिए। इनके खिलाफ ईडी का रेड होना चाहिए। पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग है, ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। एलजी साहब के खिलाफ जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ रेड होनी चाहिए। और साथ ही साथ जब तक ये जांच चले इनको कोई अधिकार नहीं बनता एलजी के पद पे रहेंगे। इनको एलजी से हटाया जाए। साथियों, ये खबर भी छपी। सदन पे हंगामा हुआ, विधायकों ने वेल में आके शोर शराबा किया, जिससे स्पीकर ने कुछ देर के लिए असेंबली को स्थगित कर दिया। लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एलजी साहब को हटाना चाहिए। एलजी साहब भ्रष्ट हैं। एलजी साहब ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। एलजी के लिए ऐसा नहीं, एलजी साहब के खिलाफ जांच होनी चाहिए। 12:30 बजे के खिलाफ तक जांच होनी चाहिए। 12:30 बजे तक। विधानसभा परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के पास विधायकों ने वहां बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और सीबीआई की मांग की। नोटबंदी का कौन दलाल? नोटबंदी का कौन दलाल? दिल्ली का एलजी चोर है, चोर है, चोर है। उन्होंने कहा कि एलजी के खिलाफ सीबीआई की मांग होनी चाहिए। उसके बाद सदन फिर दोबारा शुरू हुआ तो फिर अंदर हंगामा हुआ। अभी जब आधे घंटे के लिए सदन को स्थगित किया गया था तो विशेष रवि जी और मादीपुर से विधायक गिरीश सोनी जी मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने आए थे। कुछ कहना चाहते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने टाइम दिया बोलने के लिए। मैडम, आज एक खास दिन है। आज आप लोग अपनी सीट पर तो बैठिए। आप बस थोड़े दिन के लिए इसको स्थगित कर दें। 2-3 बार रिक्वेस्ट कीजिए ताकि
साथी सदस्यों से निवेदन है, समस्त सदस्यों से निवेदन है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, अपनी अपनी सीट पर जाएं। सभी सदस्य अपनी अपनी सीट पर जाएं। सभी सदस्य अपनी अपनी सीट पर जाएं। एक बजे तक सदन की कार्यवाही को पुनः स्थगित किया जाता है। दलित समाज का बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़े संख्या के अंदर लोग जो हैं उनको मानते हैं। हमारे यहाँ पर राजस्थान से रैगड़ समाज के लोग हैं जो दलित समाज से आते हैं, वो बहुत श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। दिल्ली के अंदर, करोल बाग के अंदर, मादीपुर के अंदर और पटेल नगर के अंदर और आसपास के क्षेत्र के अंदर लोग जो हैं बहुत बड़ी और भव्य शोभा यात्रा उनकी निकलती है। आज हमारा पूरा इलाका जो है वो उत्सव का माहौल होता है। हमारे यहाँ पर जगह जगह लोग जो हैं झांकियाँ निकालते हैं, मंच लगाते हैं और पूरा रात जो है 2 दिन का ये कार्यक्रम होता है। आज के बाद फिर उसके बाद रिंगस में, राजस्थान के अंदर लगता है मेला, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। तो बस मैं आज इस शुभ मौके पे आपके माध्यम से पूरे सदन को बाबा रामदेव जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना आशीर्वाद हम पे और पूरे देश से बना कर रखेंगे। बाबा रामदेव जी की जन्म जयंती पर सर्व समाज को और समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी जी, ये प्ले कार्ड सब तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका एक तरीका ठीक नहीं है। मैं ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। जी, जो आपने कहा, विशेष भाई ने कहा कि बाबा रामदेव जी हम सब के बहुत ही एक तरीके से उन सब से हम शिक्षा लेते हैं और आज उनकी जयंती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज सदन ने उनकी जयंती की शुभकामनाएं दी और उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके फॉलोवर हैं, हम सबसे ये विनती करेंगे कि सब लोग अच्छे से रहें, बेहतर रहें और बाबा रामदेव की जो जीवन की एक उनसे जो शिक्षा हम सब लोग लें और लगातार मनुष्य और मानवता के कल्याण के लिए हम लोग काम करें, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा। उनको जयंती की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी उनके चाहने वाले, जो उनका एक संदेश था वो घर घर तक पहुंचे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सब लोग अपनी सीट पर जाएं। सभी साथी विधायक अपनी सीट पर जाएं। सभी साथी विधायक अपनी अपनी सीट पर जाएं। सीट पर चले, सीट पर चले। आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर चले, अपनी अपनी जगह पर चले, अपनी अपनी जगह पर चले। जितने भी सदस्य वेल में हैं, जितने भी सदस्य वेल में हैं, अपने अपने स्थान पर चले। जो भी सदस्य अपने वेल में खड़े हैं, अपनी जगह पर चले, अपनी सीटों पर जाएं।
अपनी सीटों पर जाएं। जितने सदस्य, जनरल जी सीट पर चले, अखिलेश मध्य त्रिपाठी, राजेश ऋषि जी अपनी सीट पर चले, सीट पर चले। वेल से सारे साथी अपनी अपनी सीट पर चले, अपनी सीट पर चले सब लोग। सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक सीट पर चलिए सोमनाथ भारती जी। ऐसे सदन तो नहीं चल पाएगा, ऐसे सदन नहीं चल पाएगा। क्या ये तरीका ठीक है? संजीव झा जी, क्या ये तरीका ठीक है? आप अपनी सीट पर जाकर भी अपनी बात बोल सकते हैं। आप लोग अपनी अपनी सीटों पर जाकर भी अपनी बातों को बोल सकते हैं। 2:15 बजे तक एडजर्न किया जाता है। सदन में इतनी बार हंगामा हुआ और बार बार स्थगित होने के कारण इसको कल के लिए टाल दिया गया। अब कल दोबारा से विधानसभा में आएंगे और इस मुद्दे को उठाया जाएगा। जी सौरभ, सौरभ जी, जनरल जी अपनी अपनी सीटों पर चलो। इस तरह से वेल में आना ठीक बात नहीं है। संजीव झा जी अपनी अपनी सीटों पर चले। आप लोग जिसको जो भी बात कहनी है अपनी सीटों पर आकर कहें, अपनी अपनी सीट पर चले। मेरा सभी साथियों से, सदस्यों से निवेदन है, अपनी अपनी सीट पर बैठें, अपनी अपनी सीटों पर बैठें। ऐसे सदन नहीं चल पाएगा, ऐसे सदन की कार्यवाही नहीं चल पाएगी। आप लोग अपनी अपने स्थान पर आएं। आप सब लोग अपनी अपनी सीटों पर आएं। मुझे ऐसा लगता है कि आज आप सारा दिन सदन नहीं चलने देंगे, इसलिए सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 30 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखा, आज का मुद्दा विश्वास मत नहीं, सीबीआई इंक्वायरी हो एलजी के खिलाफ, ये हुआ। कैमरामैन रजनीश के साथ मैं देवेंद्र चोपड़ा, V3 न्यूज़ पर।